पिछले एक साल से सरकार यानी कि केपी ओली के सरकार नहीं, नेकपा के सरकार, प्रचंड और माधव नेपाल के सरकार, और एक साल से प्रतिदिन नेपाली जनता को गुमराह में रखते हुए कभी संसद विघटन किया जा सकता है, कभी मध्यावधि निर्वाचन किया जा सकता है, कभी मधेसियों को अधिकार को कटौती किया जा रहा है, कभी संविधान को उल्लंघन करके अनायास संविधान प्रदत्त अधिकार भी नियम ऐन कानून बना करके और निरंतर उसे कटौती किया जा रहा है। उसका एक साल का परिणाम आया पूस 5 गते। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी पार्टी कह रही है, केपी ओली जी इस परिवर्तन को तो कभी स्वीकार ही नहीं किया। वो बहुत ईमानदार आदमी है। देखिए, वो प्रचंड जैसा 100% बेईमान नहीं है, वो माधव नेपाल जैसा 200% बेईमान नहीं है। वो इस मायने में ईमानदार है कि उसने कहा था कि इस देश में गणतंत्र की कोई जरूरत नहीं है। वो गणतंत्रवादी नहीं है। उसने कहा था कि इस देश में संघीयता की जरूरत नहीं है। वो संघीयतावादी भी नहीं है। वो तो संघीयता को और गणतंत्र को समाप्त करना चाहता है। वो तो नियत है। वो साफ सुथरी तरीका से ईमानदारी पूर्वक वो 5 बरस से कह रहा है और उसने करने के काम को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन इन बेईमान लोग, बाकी के नेता शर्मा ओली ने जिस असंवैधानिक कदम को चाल करके और पूरे देश को एक अंधेरा में धकेल दिया है, यह कोई अचानक और कोई अस्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है। देश में पिछले एक साल से सरकार यानी कि केपी ओली के सरकार नहीं, नेकपा के सरकार, प्रचंड और माधव नेपाल के सरकार, और एक साल से प्रतिदिन नेपाली जनता को गुमराह में रखते हुए कभी संसद विघटन किया जा सकता है, कभी मध्यावधि निर्वाचन किया जा सकता है, कभी मधेसियों को अधिकार को कटौती किया जा रहा है, कभी संविधान को उल्लंघन करके अनायास संविधान प्रदत्त अधिकार भी नियम ऐन कानून बना करके और निरंतर उसे कटौती किया जा रहा है। उसका एक साल का परिणाम आया पूस 5 गते। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारी पार्टी कह रही है, केपी ओली जी इस परिवर्तन को तो कभी स्वीकार ही नहीं किया। वो बहुत ईमानदार आदमी है। देखिए, वो प्रचंड जैसा 100% बेईमान नहीं है। वो माधव नेपाल जैसा 200% बेईमान नहीं है। वो इस मायने में ईमानदार है कि उसने कहा था कि इस देश में गणतंत्र की कोई जरूरत नहीं है। वो गणतंत्रवादी नहीं है। उसने कहा था कि इस देश में संघीयता की जरूरत नहीं है। वो संघीयतावादी भी नहीं है। वो तो संघीयता को और गणतंत्र को समाप्त करना चाहता है। वो तो नियत है। वो साफ सुथरी तरीका से ईमानदारी पूर्वक वो 5 बरस से कह रहा है और उसने करने के काम को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन इन बेईमान लोग, बाकी के नेकपा के लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि आप साक्षी किनारा के सदर क्यों बैठे हैं? प्रचंड जी, आप बताइए कि 30 दलीय गठबंधन जो मधेसी, आदिवासी, दलित जनजाति के मुक्ति के लिए हुआ था, बाबूराम भट्टराई, महंत ठाकुर जी, उपेंद्र यादव जी लगाए तत्कालीन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के घटक और 30 दल मिला करके देश में आमूल परिवर्तन के लिए
संविधान सभा से संविधान निर्माण करने के लिए आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी महिला को अधिकार संपन्न बनाने के लिए पहचान पर आधारित, सामर्थ्य पर आधारित प्रदेश गठन करने के लिए आपने कसम खाया था। आप रातारात तीसतलीय गठबंधन को छोड़ करके फास्ट ट्रैक से संविधान बनेगा छोड़ करके क्यों भागे? नेपाली जनता आपसे प्रश्न करना चाहता है, मधेसी जनता आपसे प्रश्न करना चाहता है। आपके भागने से, आपको आंदोलन छोड़ने से और जाकर के आपने एक पहचान विरोधी शक्ति, एक परिवर्तन को समाप्त करने वाला, उसका नेतृत्व करने वाला केपी और माधव की टीम में आपने आत्मसमर्पण किया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि फास्ट ट्रैक से संविधान आया, मधेसियों पर गोली बरसाई गई, शत्रुघ्न पटेल को 3 गते हत्या कर दिया गया बीरगंज में, और सैकड़ों मधेसी नौजवान को जेल के कोठरी में बंद कर दिया गया, बूट चलाया गया। संवैधानिक मूल्य और मान्यता को बूट के तले कुचल करके और एकांकी रूप से संविधान जारी किया गया। तो बोगा पेड़ बबूल का तो आम कहां से आएगा? आपने तो यही पेड़ बोया था बबूल का कांट वाला, तो उसमें आप कहां से फलेगा प्रचंड जी? और रहा शेर बहादुर जी का बात, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन शेर बहादुर जी भी, नेपाली कांग्रेस के लोग भी तमाशा देखते रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि संविधान और संवैधानिक और लोकतांत्रिक कदम चाला है केपी ओली ने। मैं कहता हूं कि संविधान में वो व्यवस्था था और आपके पास वो संख्या भी था। कांग्रेस ने 25% संख्या के आधार पर अगर अविश्वास का प्रस्ताव दर्ता करा दिया होता तो केपी ओली के आका भी ये संविधान को विघटन नहीं कर सकते, संसद को विघटन नहीं कर सकते। माधव नेपाल ने बार्गेनिंग चिट्स लिखे, धोखाधड़ी, जिस तरह से बोलेवा बाजार में बोयल के दलाली होकर पहले, अब के जगह जीतपुर में भैंस के दलाली दलाली करने के लिए और दलाली बात करने के लिए 25 को आदमी को भेज दिए। कहां भेज दिए? निर्वाचन आयोग में कि मैं तुम पर, ए भाई बंद कर दीजिए, ऐसे ही मेरे पास श्रोता बहुत कम है, आप काहे मुझ पर गिरे हुए हैं? देखिए भाई, तो मेरा एक कहना है साथियों, विषय को ठीक तरीका से समझने की जरूरत है। जनता समाजवादी पार्टी ने विषय को ठीक तरीका से समझा है। जिस दिन नेकपा के लोगों ने ये कह करके कि अविश्वास का प्रस्ताव दर्ता कराना है निर्वाचन आयोग में भेजे थे, उस दिन निर्वाचन आयोग ने अगर केपी ओली के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति अगर 20%, 25% संख्या से अगर अविश्वास का प्रस्ताव दर्ता हो गया रहता तो संसद विघटन किसी भी सूरत में नहीं होता। मैं मानता हूं कि संसद विघटन में चोर मौसेरा भाई ये सब लोग मिले हुए हैं और नेपाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी अलमल में नहीं है। 5 गते संसद विघटन हुआ, माधव जी और प्रचंड जी मिलकर के बात कर रहे थे कि क्या किया जाए, पता नहीं, अभी भी बैक कर लेगा तो 2-4 मंत्री अभी बना देंगे। अलमल की अवस्था, कांग्रेस पार्टी की भी वही अवस्था थी। जनता समाजवादी पार्टी ने एक निर्णय लिया, नहीं, ये जिस धारा को आकर्षित करके, चाहे संविधान का धारा 76 हो, चाहे संविधान का धारा 85 हो, जिस धारा पर टेक करके संविधान विघटन किया गया, संसद विघटन किया गया है, वह कोई भी धारा विघटन के लिए आकर्षित नहीं होता। और ये सरासर जनता के ऊपर, जनता के मनोभावना के ऊपर यह संसद विघटन नहीं है,
ये संघीयता के ऊपर कुठाराघात है, ये परिवर्तन के ऊपर कुठाराघात है, ये गणतंत्र के ऊपर कुठाराघात है, ये लोकतंत्र के मूल्य और मान्यता के ऊपर कुठाराघात है, और एक प्रकार से संवैधानिक सर्वोच्चता जिसको कहते हैं, वो संवैधानिक सर्वोच्चता के विरोध में। जनता समाजवादी पार्टी ने तुरंत जनता में जाने का बात किया। हम लोग जनता में गए, आज अपार जन समर्थन मिल रहा है। पोखरा में कार्यक्रम हुआ, पहाड़ के जनजाति लोगों ने एक साथ नारा लगाया कि हम लोग जनता समाजवादी पार्टी के छाता के नीचे हैं। विराटनगर में कार्यक्रम हुआ, वहां प्रदेश नंबर 1 के मधेसियों ने यही नारा बुलंद किया। भैरावा में कार्यक्रम हुआ, वहां के नंबर 5 के प्रदेश के मधेसियों ने यही नारा बुलंद किया। और आज प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न जगह में आपकी जो उपस्थिति, काठमांडू केंद्रित नेताओं को, केपी ओली को, माधव नेपाल जी को ये बात ये बता रही है कि अब तुम्हारे षड्यंत्र को जनता जान चुकी है। तुम डाल चलेगा तो हम बात चलेंगे, लेकिन तुम्हारा षड्यंत्र मधेश में हम चलने नहीं देंगे। आप मिलकर के संहिता को समाप्त करना चाहते हैं, आप मिलकर के पहचान को समाप्त करना चाहते हैं। प्रचंड जी से हमने पूछा कि नेवा पर काठमांडू के लोग और सिंधुपाल चौक के मगरात लोग बागमती प्रदेश के लिए आंदोलन किए थे, विराटनगर के लिंबुआन के लोग, झापा के लिंबुआन के लोग, झापा के लिंबुआन, झापा में रहने वाले लिंबू लोग प्रदेश नंबर 1 में कोसी प्रदेश के लिए आंदोलन किए थे। 5 नंबर के लोग लुम्बिनी प्रदेश के लिए आंदोलन किए थे। आपका प्रश्न देना पड़ेगा। वीर चाहे जितना भी हो जाइएगा, इतिहास कभी माफ नहीं करता है। जब रामवीर बहुत शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा थे और चक्रवर्ती राजा का भी जब रथ निकला तो कोई ना कोई लौह पुरुष खड़ा था जंगल में रथ रोकने के लिए कि बताइए सीता क्यों आपके साथ नहीं है। तो आज आपको बताना पड़ेगा कि मधेसिया का पहचान कहाँ है, लिंबुआन का पहचान कहाँ है, मगरात का पहचान कहाँ है, नेवार प्रदेश कहाँ है, सेता मगुराली का पहचान कहाँ है, थारुओं का पहचान कहाँ है। प्रचंड जी, आपने तो युद्ध संचालन किया था कि मैं सभी को पहचान सहित का संहिता दिलवाऊंगा। क्या हुआ? और इसका जवाब दिए बिना आप चाहते हैं। जब एक घटना बताता हूं, जब 5 गते को संसद विघटन हो गया तो मोहन ठाकुर जी के मोबाइल में फोन आया, उपेंद्र जी के मोबाइल में फोन आया। चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे जैसे बिना पानी के मछली तड़पता है। माधव जी, मैं भी संयोग से उस सर्वदलीय बैठक में गया था, केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस के कार्यालय में। तुरंत ही गौरव के गौरव भाई देवटा संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा बनाई थी तो किना संसद पुनर्स्थापना को लागी। हमने कहा, हमारे नेताओं ने कहा कि अब संसद पुनर्स्थापना के लिए कोई मोर्चा नहीं बनेगा। अब मोर्चा बनाना है तो संविधान संशोधन पर तुम्हारा क्या एजेंडा है, इस पर आओ बात करते हैं। मधेसी को अधिकार दिलाने के सवाल पर तुम्हारा क्या सोच है माधव जी? अब श्वेत पत्र जारी करिए। अब नेपाल में मैथिली गौर में आके और मैथिली बोल करके धोती टोपी धोती गमछा लगा करके आप लोगों ने बहुत ठगा। हम लोगों ने कहा कि संविधान पर दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए। मधेसी जनता के अधिकार संपन्न बनाने वाले उस धारा पर दृष्टिकोण होना चाहिए क्लियर। जब विदेशी महिला यानी कि भारतीय के लिए हमारी बहन वहां से जो शादी होकर के हमारे घर में पतोह आती है, खवे आती है, जब उसको नागरिकता बनाना था और जब उसको 7 वर्ष के लिए आप एक स्टेट
स्टेटलेस पीपुल कहते हैं उसको, यहाँ आदरणीय टीचर लोग होंगे जानेंगे, उनको गैर नागरिक 60 वर्ष तक जब बनाने की बात थी तो माधव नेपाल जी एक बार भी नहीं बोले कि मेरा भी पर बरगनिया के बगल में है और वहां से जो बहू आती है वो बोनाफाइड नेपाली नागरिक है, उसको नागरिकता मिलना चाहिए, एक दिन नहीं बोला। और आज आपको संयुक्त आंदोलन का बात सुन रहे हैं। कांग्रेस के लोग एक दिन भी नहीं बोले कि मेरा पहाड़ में वोट कट जाएगा, मनुष्य को दास है, जाऊंगा और जब कोई भी खड़ा हो जाऊंगा कुछ बांट दूंगा तो मुझे वोट नहीं देगा, इसको चाहे इंडियन बना दो, बिहारी बना दो, जो बनाना है बना दो। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी ने कहा कि खबरदार जो महिला अधिकार की बात करेगा वो जिस दिन विवाहित होकर के हमारे देश में आएगी उसी दिन से वो बोनाफाइड नेपाली नागरिक कहलाएगी, उसको उसी दिन से नागरिकता मिलेगी। उतना ही नहीं, जब मलंगवा में सशस्त्र प्रहरी के गोली लाग करके लोग मर जाते हैं, जब कवही में गोली चलता है, मधेसी जनता एक बोरा खाद के लिए त्राही त्राही मचता है, तब तो आपको एक दिन भी नहीं समझ में आता है कि मधेसी जनता पर अन्याय हो रहा है, मुझे एक मोर्चा बना करके इसके स्वाभिमान पर जो ठेस पहुंचाया जा रहा है इस पर बात करें। आप उस दिन को मधेसिया याद नहीं आता। मधेसी जनता के संस्कृति से जिस दिन खिलवाड़ किया जाता था, ये सरकार ने तो केपी ओली ने जो गलती किया है उसे तो अक्षम्य अपराध कहते हैं, कभी भी माफी नहीं किया जा सकता। हमारे धर्म और संस्कृति पर कुठाराघात किया। सदियों से परंपरा है राम और सीता का विवाह का। आपने क्या किया कि राम का जन्म जो है सो अयोध्या से खींच करके परसा जिला में ले आकर के थोड़ी नहीं अठोरी। हम लोग को लगा चलो भाई बेईमानी भी किया तो थोड़ा सा ईमानदारी रखा, कम से कम मधेश में राम जी को जन्म करवाया। अब 2 दिन भी नहीं पीता है तब तक उसको भी नहीं रहने दिया, उसको भी खींच करके 3 नंबर प्रदेश में ले जाकर के 2 नंबर से ले जाकर के थोड़ी से ले जाकर टारी में। इस तरह से नेकन खिलवाड़ हुआ, संवैधानिक खिलवाड़ हुआ, डेवलपमेंट के एजेंडा पर खिलवाड़ हुआ, संघीयता के मर्म और भावना पर खिलवाड़ हुआ। आज पूरे देश का शिक्षा अवस्था धराशायी हो रहा है। काठमांडू में जिस दिन हम लोग कह रहे थे कि शिक्षा को एक प्रदेश के तहत रखी जाए, उस समय संविधान विद ये लोग जो अभी मुंह बनाए घूमते हैं, सुभाष नागवान, रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल जी, इस समय कहते थे कमजोर हो जाएगा संघीयता, खत्म हो जाएगी संघीयता। आज शिक्षा अवस्था क्या है? आज यहाँ मेयर साहब लोग हैं, पूछिए इनसे कि इनकी अवस्था क्या है। अभी आप संघीय मंत्रालय में चले जाइएगा तो आपको 25% इस प्रदेश का मेयर साहब अभी संघीय मंत्रालय में पिछले 1 वर्ष से मैं जाता हूँ, देखता हूँ, अगल बगल में पूछता हूँ मेयर साहब अपने कहने जब कार्यकारी को मारे हराम। ठीक बात हम लोग कहते रह गए, बोलते रह गए कि स्थानीय सरकार को प्रदेश सरकार के मातहत उससे अलाइनमेंट में रखिए, लेकिन संघीयता को समाप्त करना था, प्रदेश सरकार को समाप्त करना था, तो आप सब मिले हुए थे। उस समय कोई केपी ओली, कोई माधव नेपाल या कोई शेर बहादुर जी नहीं थे। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी पार्टी बार बार कहती है कि जब हम पे अत्याचार करना रहता है, हमको समाप्त करना रहता है, हमें शोषण करना रहता है, तो आप सब मिल जाते हैं। और जब आपका स्वार्थ जब बिगड़ता है तो आते हैं मधेश के पास। मधेसिया जब धोती पहन रहा था भाई, तो आप काठमांडू से गाली दे रहे थे। अयोग आपको कोई जगह नहीं मिल रहा है तो केपी ओली जी अपने कार्यकर्ता को निर्देशन दे रहे हैं कि अब हमको कोई नहीं बचाएगा, अब धोती वाला के पास चलो, और व्हिप जारी कर रहे हैं कि धोती जुलूस निकालो। रे भाई, धोती वाला तो इस देश को अवैतनिक सेना है। इस देश का 1600 किलोमीटर सीमाना का रक्षा करता है धोती वाला। उसके ईमानदारिता पर काठमांडू ने हर एक दिन शक किया है।
तो धोती पहन करके आप हमारे शरण में आकर के नहीं बच सकते हैं। अगर आपको बचना है, गढ़ी माता आपको सद्बुद्धि दे कि धोती वाला का जो समस्या है उस समस्या का समाधान करिए, हमारा भाषा के समस्या को समाधान करिए, हमारा आरक्षण के समस्या को समाधान करिए, हमारा नागरिकता का समस्या का समाधान करिए, हमारा जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक समावेशिता का गारंटी करिए, हमारे बात को समाधान करिए और तब धोती को आकर के दोनों साथ नमस्कार कीजिए। 250 वर्ष से आपने धोती वाला को लूटा है, अब 250 वर्ष तक आप धोती को नमस्कार करिए, तब हिसाब किताब बराबर होगा, तब हम लोग सोचेंगे कि उसके बाद क्या करना। जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग कोई विषय उठाते हैं, एक बात दिया जाता है, आपने 5 वर्ष तक के लिए आपको जनता ने चुना, देश में एक नजीर बनते जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के लोगों ने 5 वर्ष के लिए वोट दिया। 2048 साल में गिरजा बाबू जैसे मैच्योर और परिपक्व अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोकतांत्रिक ख्याति प्राप्त नेता थे, 3 वर्ष में संसद को विघटन कर दिया। जब बात 52 साल में चुनाव हुआ, 51 साल में मनमोहन जी को सत्ता गया और हुकूमत का गिरजा प्रसाद करेगा तो कम से कम 3 वर्ष खींचे थे, तो 9वें महीने में विघटन कर दिया। अभी भारी प्रचंड बहुमत मिला इन लोगों को, झंडे कीर्ति है। हमारे नेताओं ने कहा कि आपसी घर के कारण, आपसी कलह के कारण पूरा देश को ले जाकर के भूमरी में डाल दिया। आपको प्रचंड बहुमत मिला, 5 साल तक आप सरकार चलाते, देश में आमूल परिवर्तन की ओर ले जाते, देश में सड़कें बनती, सिंचाई की व्यवस्था होता, शिक्षा की व्यवस्था होता, बेरोजगारी समस्या समाप्त होता, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती। आपने फिर क्या कर दिया कि रोड के तो बातें छोड़ दी, माटिया के रोड पर लगनी अपने पानी जहाज चला। रोड कार्यालय का ऑफिस नहीं है नेताजी लोग, लेकिन काठमांडू में पानी जहाज का ऑफिस है। किनने से तो गैस मिल नहीं रहा है, और लगे कहने का तो गैस के पाइप का घर घर पहुंचाएंगे। पूरा जनता को ठगने का काम किया। ठगते भी तो चलिए, हम लोग सोचते कि ठगे 5 वर्ष, ठगने में नहीं आता है। 3 वर्ष में जो है सो अपना घर अपने खत्म कर लिया अपना। तो ये 3 वर्षा नेता सब हो गया, चुनाव करवाता है 5 वर्ष के लिए, आया अपना क्षमता को खत्म कर देता है 3 वर्ष में। हम सुनार हैं, सभी सुनार को ये बात मालूम होना चाहिए, आप लोग को भी मालूम होना चाहिए। ये लोग का क्या है कि हम लोग जब सोना का गहना बनाते हैं तो 24 कैरेट में कितना भी करिएगा तो वो टूट जाता है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ दूसरा रसायन डालते हैं। तो ये जो एक तरफा ये खस आने का जो सत्ता चल रहा है, ये लोग से ये देश संभलने वाला नहीं है। अब ये देश का बागडोर मधेसी जनता के हाथ में आएगा, तब ये सरकार 5 वर्ष तक चलेगी और देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये प्रमाणित हो चुका है कि हमारे बिना ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बेईमानी किया 255 वर्ष से, 60 वर्ष से, अब ये बेईमानी की भी हद हो गई। लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता को आपने समाप्त कर दिया।